ऑलराइट गाइस, चलो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ सीए फाइनल जीएसटी। तो हमने कल स्टार्ट तो कर दिया था कुछ थोड़ा सा जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, मतलब कहाँ से शुरुआत हुई जीएसटी की, है ना, इंडिया में। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अमेंडमेंट जो आया था, वो जो पेश किया गया था, वो 122nd अमेंडमेंट है ना। और पास हुआ वो कौन सा था? 101 अमेंडमेंट। गुड। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था, समझा था। अब आते हैं नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। यहीं से स्टार्ट करना है हमें। तो काफी कल 1 घंटा लगभग हमने बैच लिया, लेक्चर लिया और स्टार्ट तो किया है। अभी इसको पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा वेटेड नहीं है ये चैप्टर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें मोस्टली आपको जो बैकग्राउंड है जीएसटी का उसी के बारे में बताया गया है। इंटरमीडिएट में क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, पर सीए फाइनल में कोई विशेष ऐसा क्वेश्चन इस यूनिट पे पूछा नहीं जाएगा। आइए अब देखते हैं आगे नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया में क्या लिखा है। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिगिम, despite the introduction of a principle of a taxation of value added in India at the central level in the form of SEN-VAT, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको नाम शॉर्ट में बुलाया जाता था क्या? सेन वैट। एंड एट द स्टेट लेवल इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वैट, इट्स अप्लीकेशन ऑलवेज रिमेन पीस मिल एंड फ्रेगमेंटेड ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोशिश नहीं हुई थी वैल्यू एडिशन के बेसिस पे क्या लगाने की? टैक्स लगाने की। तो पहले तो थोड़ा सा बेसिक में फर्क क्लियर कर लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है अगर टैक्स की सिस्टम, पर्टिकुलरली इनडायरेक्ट टैक्स की सिस्टम वैल्यू एडिशन बेसिस पे है या नॉन वैल्यू एडिशन बेसिस पे? तो देखो, सबसे पहले आप अपन समझते हैं कि अगर टैक्स सिस्टम नॉन वैल्यू एडिशन बेसिस पर है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर एक बात मैं आपको समझाऊं कि मान के चलो हम 3 लेवल की बात करते हैं। एक कल का एग्जांपल, ए ने बेचा किसको? बी को। बी ने बेचा किसको? सी को। और सी ने बेचा किसको? डी को। डी कौन है? अल्टीमेटली लास्ट कंज्यूमर। ए बी और सी ये तीनों ही कौन है? बिजनेस है। ए बिजनेस है, बी बिजनेस है और सी क्या है? बिजनेस है। मान के चलो कि ए एक बिजनेस स्टार्ट करता है जहां पे वो वुड खरीदता है कितने रुपए का? 100 रुपीज का। उस पे वो लेबर चार्ज करता है कितने रुपए का? 50 रुपीज का। तो उसकी कॉस्ट हो गई 150। और वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करता है कितना रुपया? 50। और ए जो है वो इनवॉइस बनाता है, बिल बनाता है, जिसको हम इनवॉइस वैल्यू बोलेंगे कितने रुपए का? 200 का। और ए किसको बेच रहा है 200 का गुड्स? बी को। तो ए क्या करेगा? अपने इनवॉइस पे टैक्स ऐड करेगा। से टैक्स का रेट फिक्स है 5%। ये पहला वाला नॉन वैल्यू एडिशन बेसिस का हम एक सिस्टम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 200 का 5% कितना होता है? 10 रुपीज। तो जो इनवॉइस हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 210 का। ए क्या एंट्री पास करता था अपने बुक में? बी अकाउंट डेबिट। बी से कितना लेना है? 210 बराबर है टू सेल्स। सेल्स में लिखता था ये कितना? 200 टू टैक्स पेएबल। बराबर है, ये इसके लिए लायबिलिटी थी। टैक्स पेएबल कितने रुपए का? 10। और जब ये टैक्स पे कर देता था तो एंट्री क्या पास करता था? टैक्स पेएबल अकाउंट को डेबिट। बराबर है, कितना रुपया? 10 रुपया टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 10 रुपया। तो ये तो भाई ए ने अपना ट्रांजेक्शन इस लेवल पे पूरा कर लिया। बराबर है। अब जब बी की बात आती थी तो बी ने ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड सिस्टम की, जहां पे सिस्टम हुआ करता था कौन सा? वैल्यू एडिशन बेसिस नहीं चलता था। ये एक प्रकार का सेल टैक्स था, सिंपल सेल टैक्स, जहां पर आपको आपकी सेल वैल्यू पे गवर्नमेंट को क्या देना होता था? टैक्स। तो आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बी के लिए। अब बी को इस सिस्टम में, जो पुराना या ओल्ड सिस्टम था, बी को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता था। तो बी के लिए जो परचेस प्राइस थी ना, वही कहलाती थी 210 रुपीज। तो बी अपने बुक में सबसे पहली एंट्री पास करता था परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 210 टू ए अकाउंट कितना?
210। अब वहां पे जीएसटी में या वैल्यू एडिशन के सिस्टम में और इस सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, इसकी परचेस की कॉस्ट बढ़ गई। अगर यही वैल्यू एडिशन या जीएसटी में वो एंट्री करता तो उसकी परचेस की कॉस्ट कितनी रहती थी, 200, और 10 रुपए का एसेट होता उसका जिसका उपयोग वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कर सकता था। पर यहाँ ऐसा नहीं होता था, यहाँ उसकी परचेस प्राइस ही 210 हो गई, क्योंकि पहले के लेवल पे चुकाए हुए टैक्स का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और मान के चलो ये 210 में खरीदी हुई चीज को कितने में बेचता है, 300 में बेचता है, तो एंट्री क्या पास करेगा, मान के चलो सी को बेचा इसने, तो ये एंट्री पास करेगा सी अकाउंट को डेबिट कितना, 300, बराबर है, सॉरी ज्यादा लेगा 3 से, कितना परसेंट टैक्स था ये, 5%, तो 315 टू सेल्स कितना, 300 टू टैक्स पेएबल कितना, 15 रुपये। और वो जब टैक्स पे करता था तो एंट्री पास करता था टैक्स पेएबल को डेबिट कितना, 15, और बैंक को क्रेडिट कितना, 15 रुपीज। तो यहां पर देखिए उसने अपना सेल वैल्यू लिया 300 रुपीज, तो उसको 300 पे पूरा का पूरा कितना परसेंट से टैक्स देना पड़ रहा है, 5% से टैक्स देना पड़ रहा है। और गवर्नमेंट को अब तक कितने रुपए मिल गए, 25। हाँ, ए से मिले कितने रुपए, 10, और बी से मिले कितने, 15 रुपए। टैक्स का रेट कितना है, 5%। अभी तक गुड्स की वैल्यू एडिट होके वो चीज कितने में बिकी है, 300 में। 300 में अगर आप जोड़ो कितना परसेंट, 5%, तो 15 रुपए ही सरकार को क्या मिलना चाहिए था, टैक्स। पर सरकार ऑलरेडी 15 और 10 कितने ले चुकी है, 25, और इसका बर्डन भी किस पे आ रहा है, मतलब बिजनेस पे भी आ रहा है ना। एक प्रकार से बिजनेस की कॉस्ट जहां 200 होनी चाहिए थी वहां बढ़ के कितनी हो गई, 210 हो गई परचेस प्राइस। आगे बढ़ते हैं, अब बी से मामला जाएगा किसके घर में, सी के घर में। तो सी के बुक में उसकी पहली एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। इसको क्रेडिट मिल रहा है क्या, नहीं, तो ये सी जो है मिस्टर सी अपना, वो पहली एंट्री पास करेगा, इसकी परचेस प्राइस ही होगी कितनी, 315, तो ये एंट्री पास करेगा परचेस अकाउंट को, ये सी के बुक में बात कर रहे हैं, वो एंट्री पास करेगा परचेस अकाउंट डेबिट कितना, 352, कौन सा अकाउंट, बी अकाउंट कितना, 315। तो अपना वो जो टैक्स चुकाया ये बी के लिए, सी के लिए क्या बन गई, कॉस्ट बन गई। अब अगर मान के चलो सी इसको 400 रुपीज में बेचता है, कितने में, 4, तो एंट्री पास क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डी को बेचा ना, कैश में बेच दिया इसने, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 400। अब इस पे इसको भी टैक्स देना है, तो क्या, टैक्स पेएबल 400 का 5% कितना, 20 रुपीज, और उस कस्टमर से कितना लेगा, 420 रुपया। इज दैट क्लियर। अब ये भी अपना जो 20 रुपए का टैक्स है ये गवर्नमेंट को दे देगा, तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्स गया कितना, ए से गया 10 रुपया, बी से गया कितना, 15, और सी से गया कितना, 20 रुपया, और कुल मिला के टैक्स होता है कितना, 45। हालांकि फाइनली चीज कितने में बिकी, 400 में। उस हिसाब से देखा जाए तो 400 का 5% होता कितना है, 20। तो सरकार को कितना टैक्स लेना चाहिए था, 20, पर सरकार ने लिया कितना, 45। और इसमें हो क्या रहा है, एक टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। टैक्स पे टैक्स मतलब इसी को कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहले 200 पे 10 रुपए टैक्स लगा था, बराबर है, ये तो ए ने जब बी को बेचा था, फिर उसके बाद बी ने जब सी को बेचा था तो पूरे के पूरे 210 उस पे प्रॉफिट और उन सब अमाउंट पे टैक्स लगा। मतलब ये 10 रुपया जो ऑलरेडी टैक्स था उस पे भी क्या लगा, टैक्स लगा। प्रॉफिट पे भी क्या लगा, 90 रुपए के प्रॉफिट पे भी टैक्स लगा, और 200 रुपए की कीमत पे भी क्या लगा, टैक्स। मतलब जिस चीज पे पहले ही टैक्स लग चुका है उस पर दोबारा क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है, इसी को बोला जाता है टैक्स का कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है, कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स पे टैक्स लगना। कल हमने देखा था कि एक परचेस प्राइस जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और उसका जो टैक्स होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो कॉस्ट का पार्ट होता नहीं है। आपको आपका मुनाफा भी जोड़ना है, वैल्यू एडिशन भी करनी है तो परचेस प्राइस पे करनी है, टैक्सेबल वैल्यू पे करनी है, विथ टैक्स वाली वैल्यू पे नहीं करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एक तो हमने कल जितना भी एग्जाम्पल लिया था, फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी, अल्टीमेटली डी ने कितने परसेंट का टैक्स दिया था, 12% का ही टैक्स दिया था, बराबर है। और गवर्नमेंट को भी अलग अलग स्टेज पे ही सही, पर एक चीज पे कितना टैक्स मिला, 12% ही टैक्स मिला। अब मुझे देखिए, मुझे बताइए कि अगर यही 5% की जीएसटी में होता तो क्या ये चीज अल्टीमेटली डी तक पहुंचते पहुंचते 400 रुपए की हो जाती, क्या नहीं, इसकी कीमत क्या रहती, कम, क्योंकि टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो जीएसटी के जब बेनिफिट बताए गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले उन्होंने जरूरत बताई। हमारा टॉपिक क्या है,
नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी भैया कि अगर कोई चीज पहले स्टेज पे 200 पे बिकती है और उसने कितने रुपए प्रॉफिट जोड़ा इस पे? 50 रुपीज, बराबर है। दूसरे ने कितना जोड़ा? 90, तो वो 200 पे ही कितना जोड़ता? 90। और तीसरे ने कितना प्रॉफिट जोड़ा इस पे? 315 का अगर 400 रुपए में बेचा है उसने तो 85 रुपीज, बराबर है ना। तो ये जो वैल्यू ऐड हो रही है इसी पे सिर्फ क्या लगता? टैक्स लगता। और पूरे टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। तो इससे अल्टीमेट बेनिफिट किसका होता है? कंज्यूमर का। उसको जो चीजें महंगी होके आ रही है उसके हाथ में, वो चीजें उतनी महंगी होती नहीं, और गवर्नमेंट को भी अननेसेसरीली बहुत ज्यादा टैक्स नहीं मिलता। पर अगर गवर्नमेंट इतना सारा टैक्स का रेवेन्यू कम कर रही है अपना, पहले जहां गवर्नमेंट को 45 मिलते थे, अब अगर फाइनली वो चीज 200, सपोज अपन एडिशन ही करते ना, +90 +85, मतलब अल्टीमेटली जो चीज मार्केट में 400 में बिकी वो कितने में बिकती? 375 में, और उस पे गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 5% मिलता, तो 18 रुपीज 75 पैसा मिलता, बराबर है। गवर्नमेंट, वाई गवर्नमेंट डू वांट टू रिड्यूस दिस? जहां गवर्नमेंट को पहले 45 रुपीज आ रहे थे, सरकार क्यों चाहेगी कि मेरा 45 रुपीज का मुनाफा कम होके, रेवेन्यू कम होके, टैक्स का कलेक्शन कम होके 18 रुपीज पे आ जाए? इससे एक बेनिफिट और होता है, जब वैल्यू एडिशन की चेन बनती है तो एक दूसरे से हर कोई लिंक होता है। इससे जो लोग टैक्स का इवेजन करते हैं या कुछ इस तरीके से अपने ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग करते हैं कि वो टैक्स की पकड़ में ना आए, वो लोग भी बच नहीं पाते, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है, ए बी पे, बी सी पे और सी डी पे। तो इस तरह से जब ये चेन बनेगा तो अल्टीमेटली जो टैक्स नेट है वो वाइडन होगा, बढ़ेगा। तो जहां दो लोग 45 रुपए दे रहे थे तो सरकार को कुल मिला के 90 रुपए मिल रहे थे। ये इस सिस्टम में, वैल्यू एडिशन के सिस्टम में, भले ही टैक्स दो लोग 45 ना मिले, 18 मिले, 18 मिले, 19 मिले, राउंड फिगर में पकड़ लेते कि जहां 45 मिलने का वहां गवर्नमेंट को 20 मिलेगा। पर पहले 45 रुपीज टैक्स देने वाले सिर्फ दो लोग थे, अब 20 रुपीज टैक्स देने वाले 20 लोग हो जाएंगे, क्योंकि वो नेट बनेगा, नेटवर्क बनेगा, और जो टैक्स नेट है वो और वाइड होगा, एक्सपांड होगा। तो ज्यादातर लोग इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे, और इवेजन क्या होगा? अल्टीमेटली कम। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और ये एविडेंट है। अगर आप कुछ लास्ट लेटेस्ट ईयर के फिगर्स देखो, जब से जीएसटी आया है, all other indirect taxes collection before the GST era and after the GST era, it is a evidence that government का indirect tax का revenue healthy है और काफी अच्छी मात्रा में बढ़ा है। तो बेनिफिट दोनों को है, सरकार को भी है और कंज्यूमर को भी है। तो क्या जरूरत थी इसको वापस और एक बार कंटिन्यू करते हैं हम प्लेन टेक्स्ट रीडिंग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आईसीएआई ने अपने स्टडी मटेरियल में जो लिखा है उसके हिसाब से कितने आसान शब्दों में और कितने इजी वे में हम इसको अडॉप्ट कर पाते हैं। ठीक है, जहां जहां मुझे लगेगा कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, विथ सम न्यूमेरिक एंड अकाउंटिंग एग्जांपल्स हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। एक बात ध्यान में रखना, टैक्स को, पर्टिकुलरली जीएसटी को समझते समझते दिमाग में आपकी अकाउंटिंग एंट्री घूमते रहनी चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझते हो। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंसेस, हु इज रिसीवर एंड हु इज द गिवर। बस यही कॉन्सेप्ट पूरे जीएसटी के सिलेबस में हम हर सेक्शन को, हर क्लॉज को, हर पर्टिकुलर थिंग को पहले तो कोशिश करेंगे कि हम अकाउंट की एंगल से इसको देखें। तो अकाउंटिंग से क्या होगा, आपको जो फ्लोज है, टैक्स का पैसा आ रहा है या जा रहा है, आपके जो एसेट्स है या आपकी जो लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट माइंड में एक तो क्लियर होते रहेगा, और आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आएगा कि व्हाट इज द रैशनली टू फ्रेम दिस काइंड ऑफ लॉ। तो हम मिक्सअप करते रहेंगे अकाउंटिंग को और जीएसटी को, और साथ साथ पढ़ेंगे, और इसकी जरूरत क्यों है ये भी आपको आगे ध्यान में आएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। अब ऐसा कैसा था कि ये जो वैट वाला सिस्टम है ये था, जीएसटी आने से पहले था, पर ये सब टुकड़ों में बता हुआ था, पीसमील था या फ्रेगमेंटेड था, और जिसकी वजह से ये एक अकम्प्लिश और परिपूर्ण टैक्स सिस्टम नहीं थी। फिर हुआ डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, एज द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज वाज ऑफन ब्लर्ड। अब एक था ये एक बहुत बड़ा खतरा था, जरूरत पड़ी इस वजह से। ये जो पॉइंट है ना, जहां जिसका नाम है क्या, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन मतलब ये टैक्स पे क्या लगना, टैक्स लगना, या तो फिर कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में ये पक्का नहीं है कि वेदर इट इज अ गुड्स और इट इज अ सर्विस। अब मुझे बताइए, आपने टैली सॉफ्टवेयर लिया या नेट प्रोटेक्टर या क्विक हिल एंटीवायरस लिया, ये तो सब सॉफ्टवेयर है। कैसे खरीदते हो आप सॉफ्टवेयर? या तो उसकी सीडी आती है,
जिसको आप पैसे लेके खरीद के लाते हो और अपने कंप्यूटर में क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। या तो आप आज, ये तो पुराना जमाना हो गया, उसकी सीडी आती थी, अब तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन परचेस करते हो, ऑनलाइन ही डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, रन करते हो। अब मुझे बताइए, ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपको बेचा है अपना प्रोडक्ट, वेदर इट इज अ गुड्स और इट इज अ सर्विस, ये कोई चीज है या एक सेवा है? तो बड़ा आसान नहीं था इसको तय करना। अगर सीडी के माध्यम से आती है और उसकी प्राइस है 15,000, तो कई लोगों का मानना था ये गुड्स है, विजिबल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये क्या होगी, गुड्स। फिर वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, सीडी नहीं आती थी, सारा ऑनलाइन ही डाउनलोड होता था। फिर कुछ लोग मानने लगे कहाँ गुड्स है, ये तो क्या है, एक सर्विस है, यहाँ तो कहीं कोई फिजिकल चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हाउ टू टैक्स इट, वेदर दिस ट्रांजेक्शन शुड बी टैक्स इन द सर्विस टैक्स एज अ सेल ऑफ सर्विस, और इट शुड बी टैक्स एज अ सेल ऑफ गुड्स। तो इसको लेके बड़ी दिक्कत थी। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होते हैं, तो उसमें एक दिक्कत ये है कि कंपनी जो है उसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेजर आईटी कंपनीज की हेड ऑफिस कहाँ है, बैंगलोर में। आप वो सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो कहाँ, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में परचेस कर रहे हो। तो भाई कौन सा सेल हुआ, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या उसी स्टेट से उसी स्टेट में? तो बड़ी दिक्कतें थी इन चीजों को सम अप करने के लिए, क्योंकि हर कोई स्टेट अपने बेनिफिट के हिसाब से देख रहा था कि इसका ज्यादातर टैक्स किसको मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो स्टेट ये मानती थी कि ये गुड्स है, क्योंकि हमें इस पे क्या चाहिए, टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मानती थी ये सर्विस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना था इसका टैक्स किसको मिलना चाहिए, हमें। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया कि भाई कंपनी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को भी, तो डबल टैक्स लगता था। तो बिजनेस तो परेशान था, ये परेशानी दूर करनी थी। ओके। और एक जरूरत क्या है, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया में पहला जो पॉइंट है वो था डबल टैक्सेशन। सेनवेट डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड बिलो द स्टेज ऑफ क्या, प्रोडक्शन। अब सुनिए आप, जब किसी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो वो जब तक कंज्यूमर तक पहुंचता है, आमतौर पे दो अलग अलग फेजेस से वो चीज गुजरती है। तो हम अगर इसको बाइफरगेट करें तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक होता है प्रोडक्शन करने वाले लोगों का टीम, जहां से चीज गुजरती है। तो मान के चलो दो प्रोड्यूसर है, एक है ए देता है किसको, बी को। अब ये दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव फैक्ट्रियों में क्या करते हैं, चीजों का प्रोडक्शन। फिर बी से ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल के पास, मतलब सेल्स टीम के पास, जो लोग अब बनाएंगे कुछ नहीं, इसको एज इट इज क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इसमें सी है, सी जाता है डी के पास, डी जाता है ई के पास। तो ये तीन लोग सेल चैनल के, ये ट्रेडर्स है। ये तीनों कौन है, ट्रेडर्स। और ये कौन है, मैन्युफैक्चरर्स है, बराबर है। तो होता क्या था, पुराने जमाने में सेनवेट का जो बेनिफिट मिलता था ना, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर मिलता था। अगर बी ने ए से खरीदा है तो जितना टैक्स पे किया उसका क्रेडिट बी को मिलता था, वो माइनस करके बी गवर्नमेंट को क्या पे करता था, टैक्स। पर बी के आगे वो पास ऑन नहीं होता था, किसको, सी को, सी से नहीं जाता था डी को, डी से नहीं जाता था ई को। तो भले कुछ हद तक सेनवेट का बेनिफिट प्रोड्यूसर ले सकते थे पर ट्रेडर ले सकते नहीं थे। फिर यहाँ पे वही कास्केडिंग और डबल टैक्सेशन का इशू स्टार्ट हो जाता था। और इसके बाद जब इस गरीब कंज्यूमर के हाथ में गुड्स जाता था, मान के चलो इसका नाम है एफ, तो भाई इसकी तो हालत खराब थी, क्योंकि इसके पास बढ़ी हुई कॉस्ट की क्या आती थी, चीज आती थी। अब क्योंकि ये सब कुछ पैटर्न जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब ये अस्तित्व में है ही नहीं। तो बहुत ज्यादा इतिहास का अभी अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी आए भी लगभग कितने साल हो चुके हैं, 4 साल। एक समय ऐसा आएगा कि पहले क्या था ये बहुत ही ब्रीफ में समझाया जाएगा, और आज क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुरानी टैक्स सिस्टम को बहुत गहराई से समझने लगे तो इट विल अगेन कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, पर आई विल बी वेरी ब्रीफ इन एक्सप्लेन यू कि पहले का टैक्स सिस्टम क्या था। अब जीएसटी में अपने आप में ही 4 साल में इतनी सारी चीजों में बदलाव आया है कि इसमें पढ़ने जैसा बहुत कुछ है। तो हमारा मेन फोकस अब उस पर रहेगा जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड है कि क्यों इस जीएसटी को लाने की जरूरत पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जीएसटी 20 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, शायद तब कोई नहीं बता रहा होगा कि 20 साल पहले जीएसटी को लाने की क्या जरूरत थी, ये बात खत्म हो चुकी होगी तब तक। आइए देखते हैं। सेनवेट डिड नॉट इंक्लूड अ चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड बिलो द स्टेज ऑफ क्या, प्रोडक्शन। सिमिलरली और भी प्रॉब्लम थे इसमें, इसको भी देखेंगे। In the state level VAT, Senvat load on the goods was not removed, leading to the cascading taxes. अब क्या था पता है क्या, दिक्कत ये थी, कहाँ भाग गया ये, ओके यहाँ है।
अब होता क्या था कि ए और बी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते थे। ए को भी जो टैक्स देना है वो एक्साइज देना है। एक्साइज मतलब क्या? उत्पादन शुल्क। बी भी प्रोड्यूसर है, वो भी क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। तो जितना एक्साइज बी ने पे किया है ए को, वो उसका क्या ले लेता था? क्रेडिट लेता था। अब ये एक्साइज कौन से गवर्नमेंट का टैक्स था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था हमारा ही टैक्स है ना, आपने बी ने ए को पे किया, अब बी को जो भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है उसमें से ए को पे किए टैक्स का क्या ले लीजिए? क्रेडिट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए ने 100 रुपए की चीज बेची है, उस पर 10 रुपए का क्या लिया है? एक्साइज। तो बिलिंग कितने का किया? 110 का। बी के लिए परचेस कितना होगा? 10। अब अगर बी बेचता है 10 की चीज 100 की चीज कितने में? 200 में। तो इस पे एक्साइज लगेगा कितना? 20। और वो बोलेगा कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं एक्साइज कितना? 10। तो मैं कितना रुपया दूंगा? 10। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 रुपए मिल गए ए से और 10 रुपए मिल गए किससे? बी से। अब ये माल किसके पास जा रहा है? सी के पास। सी किसके अंडर आता है? वो तो ट्रेडर है, वो स्टेट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्टेट के। तो जब ये एक्साइज लगा के 200 प्लस 20 का इसको बिल देता था 220 का, तो ये स्टेट में रहने वाला सी 220 को ही अपनी क्या मानता था? कॉस्ट मान लेता था। वो एंट्री करता था परचेस अकाउंट को डेबिट कितना? 220 और बी को क्रेडिट कितना? 220। तो ये जो 20 रुपया टैक्स दिया उसका क्रेडिट उसको मिलता नहीं था, क्योंकि बी को तो सॉरी मिस्टर सी को तो आगे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देने, किसको देने? स्टेट गवर्नमेंट को। और जो टैक्स ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसका क्रेडिट कौन देने को तैयार नहीं था? स्टेट गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं था। स्टेट तो बोलेगा कि आपको 220 को अगर 300 में बेचना है तो आप 300 पे 10% लगाओ, जो होता है कितना रुपया? 30। और पूरा का पूरा 30 रुपया किसको दो? हमें दो। फिर अगर बी बोलता था कि नहीं मुझे तो 20 रुपया पहले ही टैक्स लग के आया था, तो बोले वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, उसका क्रेडिट आपको स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में मिलेगा नहीं, वो उनका हिसाब अलग है, हमारा हिसाब अलग है। अल्टीमेटली इसका फर्क क्या पड़ रहा था? एक तो कॉस्ट बर्डन बढ़ रहा था किसका? सी का। सी के बाद डी का, डी के बाद ई का। और तो और इन सब का बर्डन जब बिजनेस पे आता है तो अल्टीमेटली ये सारा बर्डन किस पे शिफ्ट करते हैं? कंज्यूमर पे। तो मार्केट में चीजों की क्या बढ़ रही थी? कीमत भी बढ़ रही थी। और जब जब कीमत बढ़ती थी तो बिजनेस ये बोलता था हम क्या करें, टैक्सेस ही इतने हैं कि चीजों की कीमत बढ़ाए बिना हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो भाई आपको कंजम्पशन फंक्शन को ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। अब कंजम्पशन तभी बढ़ेगा जब गुड्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी और प्राइसेस कम रहेगी। तो टैक्स कहीं ना कहीं इतना बड़ा बर्डन बन चुका था कि जिसकी वजह से प्राइसेस कम होती ही नहीं थी। और हर कोई यही एक्सक्यूज देता था, प्राइस कैसे कम करे साहब, टैक्सेस कितने देने पड़ते हैं हमें हर चीज पे, तो यहाँ भी वहां भी हर जगह क्या लगता है? टैक्स। आज वही हो रहा है ना पेट्रोल के मामले में, पेट्रोल और डीजल आज लगभग 100 रुपए पे पहुंच गए। अगर आप किसी से पूछो कि क्या दिक्कत है भाई, इतना भाव क्यों है, इतने रेट क्यों बढ़े, तो हर कोई एक ही जवाब देता है, क्या है? टैक्स ही इतना है, क्या करे, कहां से सस्ता बेचे। तो भाई जो आज आज पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, आएंगे हम उस पे, वो चैप्टर और वो अलग एक्सप्लेनेशन उसके बारे में लिखा गया है। यही रीजन है कि पेट्रोल और डीजल आज क्या है? महंगा। फिर कई लोगों ने ये भी सुझाव दिया सरकार को कि पेट्रोल डीजल को भी लेके आओ किसके अंदर? जीएसटी के अंदर, तो उसके भी क्या घटेंगे? दाम घटेंगे। पर सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, फिर उस पर टैक्स अगर कम मिलने लगा तो सरकार की गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये था कि यहाँ पे ये लिखा है सेनवेट डिड नॉट इंक्लूड द चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड जो था ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता था, और प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता था। तो प्रोडक्शन पे दिए हुए टैक्स का क्रेडिट स्टेट में बेचे जाने वाले गुड्स पे नहीं मिलता था। तो चुकाया हुआ पूरा का पूरा टैक्स, पर्टिकुलरली एक्साइज, स्टेट में ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर के लिए क्या था? पूरा कॉस्ट का एक पार्ट था। सिमिलरली द स्टेट लेवल वैट या सेन वैट लोड ऑन द गुड्स वेयर नॉट रिमूव्ड लीडिंग टू द कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट। तो ये जो लैंग्वेज है ना कि स्टेट लेवल वैट में सेन वैट का जो लोड था वो रिमूव नहीं होता था। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जब हमने किसी मैन्युफैक्चरर से चीज खरीदी तो उस पर क्या लग के आया? एक्साइज, एक प्रकार से टैक्स है। अगर उस एक्साइज का क्रेडिट स्टेट में बिजनेस करने वाले ट्रेडर को मिल जाता और आगे जो उसको टैक्स देना है उसका सेटअप अगर वो उसमें से ले पाता, तो हम बोलते थे कि वो बर्डन जो है वो रिमूव हो गया। अब उसका क्रेडिट मिलता नहीं था तो वो कॉस्ट बन गई। कॉस्ट बन गई तो जाहिर सी बात है बिजनेस के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, लागत बढ़ गई। टू इलुस्ट्रेट आगे क्या लिखते हैं, व्हेन द गुड्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बोथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट लेवल वैट वेयर लेविड। अब आप ये भी सोचो, मैन्युफैक्चरर अगर हरियाणा में है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे अगर कार बनती है तो उससे एक्साइज भी ले रही थी, और हरियाणा से अगर वो उत्तर प्रदेश में बेचा जाता है तो उस पे वैट भी लगता था, स्टेट का वैट। तो काफी एक कॉम्प्लेक्स इनवॉइस पहले जमाने में बना करता था, जिसमें आप बिल्कुल विजिबली ये देख सकते थे कि टैक्सेस ही काफी सारे है। और जो भी खरीदता था उत्तर प्रदेश में उसको क्रेडिट किसी चीज का नहीं मिलता था, क्योंकि एक्साइज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, वैट जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने ले लिया, और जो यूपी में जिस डीलर ने कार खरीदी है जो किसी को बेचेगा उस पे टैक्स उसको कौन सी गवर्नमेंट को देना है, यूपी गवर्नमेंट को। तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया वैट वो भी कॉस्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया एक्साइज वो भी क्या था, कॉस्ट था। तो मान के चलो हरियाणा के एक मैन्युफैक्चरर ने यूपी के एक ट्रेडर को कार मैन्युफैक्चर करके बेची, तो उसका इनवॉइस कैसा बनता था, एक रहती थी उसकी बेसिक प्राइस, मान के चलो बेसिक प्राइस है कितना 4 लाख, फिर इसमें ऐड होता था क्या, सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज से 10% है तो कितने ऐड हो गए 40,000, तो इसकी कीमत बन गई कितनी 4,40,000। फिर इसमें और ऐड होता था क्या, स्टेट वैट। ये कौन से स्टेट का वैट है, ये हरियाणा का। मान के चलो ये भी 10% है तो इसमें और ऐड हो गए कितने 44,000, और 488 में ये कार बेची गई हरियाणा के प्रोड्यूसर द्वारा, किसको, उत्तर प्रदेश के बायर को। अब उत्तर प्रदेश के बायर के लिए एंट्री एक ही थी, परचेस को करो डेबिट, कितना पूरा 4,88,000, और बैंक को करो क्रेडिट, कितना 4,88,000। किसी भी टैक्स का इसको क्रेडिट नहीं मिला, ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए कितने रुपए का 40,000 का, ना ये हरियाणा गवर्नमेंट को दिए गए 44,000 का, बराबर है। स्टेट वैट है, इसको सीएसटी बोला जाता था तब, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर बेचा जाना है तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई थी, किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। अब ऐसा नहीं होता, अब जीएसटी में ये दोनों टैक्स लगते ही नहीं, यहाँ पे सीधा लगता क्या, आईजीएसटी, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिक रहा है, और ये भी कॉस्ट नहीं है और ये भी कॉस्ट नहीं है, और इसका पूरा बेनिफिट किसको मिलता है, डीलर को, और वो बायर से रिकवर करके पूरा टैक्स किसको देता है, गवर्नमेंट को। सो हाँ, जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, ये तो है। ये जो पहले की कॉम्प्लेक्सिटी थी ये तो जीएसटी ने क्या कर दी, हटा दी। दैट्स वाई बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। अब आगे आते हैं, वो दिक्कतें क्या है वो भी हम आने वाले समय में एक एक करके दिक्कत करेंगे। Though Senvat and state level VAT were essentially value added tax, set off of one against the credit of another was not possible, as Senvat was central levy and state level VAT was a state levy. तो सेंट्रल का क्रेडिट स्टेट में नहीं चलता था, स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल के टैक्सेस में नहीं चलता था। There were several taxes in state, स्टेट में भी स्टेट वैट तो था, साथ ही साथ लगता था लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा, विच वेयर नॉट सबसम इन क्या, वैट। वैट तो आ गया था पर बाकी के टैक्सेस इसके वजह से, इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरी तरह से खत्म हुए नहीं थे। तो कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज को लग्जरी और एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना होता था। अल्टीमेटली ये इनडायरेक्ट टैक्स था तो कंज्यूमर से ही वसूल किया जाता था। वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विथ वैट ऑन क्या, सर्विसेज। अब एक बिजनेस है, एक बिजनेस अगर वैटेबल गुड्स खरीदता है और वैटेबल गुड्स बेचता है, स्टेट में ही खरीदता है स्टेट में ही बेचता है, तो उसको उसका क्रेडिट मिलता था। तो मान के चलो कि एक फैक्ट्री है, एक ट्रेडर है मिस्टर ए, वो भी महाराष्ट्र का है, मैं बी हूं, मैं भी महाराष्ट्र का हूं। मैंने ए से गुड्स खरीदा 100 रुपए का, उसने वैट लगाया 10 रुपए का, और मैंने बेचा 200 में, वैट लगाया 20 का। तो पहले के लेवल पे दिया हुआ 10 रुपए के वैट का मुझे मिलता था क्या, क्रेडिट। अब ऐसा था कि मैं तो बी हूं, मैंने तो ए से गुड्स खरीदे 100 रुपए के और उसको ऑलरेडी टैक्स दे चुका हूं कितना, 10, इसका मुझे क्रेडिट अवेलेबल था। मैंने बेचा कितने में, 200 में, कस्टमर से लिया कितना 20, अब गवर्नमेंट को दूंगा मैं 20 माइनस 10, कितने रुपए 10। यहां तक तो सब ठीक था। पर अगर मैं बी हूं तो मेरे और भी तो एक्सपेंसेस है जो नेसेसरी है बिजनेस करने के लिए। तो मैंने एक इंजीनियर की सर्विस ली, मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ली, मैंने एक काउंसलर की सर्विस ली, मैंने एक बिजनेस प्रमोशनल एडवाइजरी की सर्विसेज ली। इन सब ने अब अपनी सर्विसेज पे मुझे चार्ज किया कौन सा टैक्स, सर्विस टैक्स। तो मेरा खर्चा जो था माल को, गुड्स को खरीदने के अलावा, वो था मान के चलो 100 रुपीज, और इस पे सर्विस टैक्स लगा था 10 रुपया। तो मैंने उसको पूरे सर्विसेज के लिए पे किए कितने, 110। अब ये जो 10 रुपया मैंने पे किया है ना सर्विस टैक्स के नाम पे,
ये किस सरकार को गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सर्विस टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मुझे इसका क्रेडिट, ये जो 20 रुपए का मेरे पे लायबिलिटी आया है गुड्स को बेचने का, इसके अगेंस्ट नहीं मिलता था। अब नहीं मिलता था तो क्या? इसका जवाब आपको मिलेगा जीएसटी में। यहां पे आपको मिलेगा हर खर्चे का, जो भी टैक्स आपने चुकाया है उसका क्रेडिट मिलेगा अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ योर लायबिलिटी सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। आएंगे, अभी भी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना बाकी है, वन बाय वन। VAT on goods was not integrated with tax on services at state level to remove the cascading effect of क्या? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स में भी फिर क्या था? कास्केडिंग इफेक्ट था। With service sector being the fastest growing sector in the economy, the exclusion of services from tax base of the state potentially eroded their tax buoyancy। बराबर? तो इसका मतलब क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी था, बराबर है, टैक्स कलेक्ट करने का, वो कहीं ना कहीं स्टेट्स का क्या हो गया था? रिस्ट्रिक्ट हो गया था। तो स्टेट भी नाराज थे कि भाई हमारे स्टेट में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर से सर्विस का पैसा भी लेते हैं और सर्विस टैक्स भी लेते हैं। है तो हमारे टैक्स स्टेट में, पर इसका पूरा का पूरा जो पैसा है टैक्स है वो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ये सारा जा रहा है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो स्टेट्स को इसको लेके बिल्कुल नाराजी थी कि भाई हमें तो इसमें कोई ना कोई हिस्सा मिलना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही जब हमारा बना था तब किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि सर्विसेज पे भी क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स। तो उन्होंने एक ही चीज पे फोकस किया, गुड्स, गुड्स और गुड्स। सर्विस का तो कहीं नामो निशान था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द ही नहीं था। एंड सेंट्रल वाज स्मार्ट इनफ, उन्होंने एक बार सोचा कि हम सर्विसेज पे क्या लगाते हैं? टैक्स, और पूरा अधिकार किसके पास रख लिया? सेंट्रल के पास। तो स्टेट को तो थोड़ी नाराजी थी। तो सर्विसेज भी तो कम नहीं होती है, कोचिंग एक सर्विस है, लॉयर्स की सर्विसेज सर्विस है, आर्किटेक्ट की सर्विसेज सर्विस है, शामियाना मंडप बिछायत शादियों में काम करने वाले लोगों की सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज एक क्या है? सर्विसेज है। अब ये लोग तो पैसा ले रहे हैं अपने कस्टमर से, साथ में क्या ले रहे हैं? टैक्स भी ले रहे हैं, और सारा टैक्स मेरे स्टेट गवर्नमेंट को ना मिलते हुए किसको जा रहा है? सेंट्रल को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा या एक वहम किसके दिल में था? स्टेट्स के दिल में, कि भाई हमारे ही स्टेट में बिजनेस हो रहा है और टैक्स कौन लेके जा रहा है? सेंट्रल। CST was another source of distortion in terms of a cascading nature since it was non-vatable. Being the origin-based tax, CST was also against one of the basic principle of consumption taxes, that tax should accrue to the jurisdiction where the consumption takes place। अब सुनो ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजम्पशन टैक्सेस। इसको आप थोड़ा अंडरलाइन कीजिए। अब सुनिए मेरी बात। महाराष्ट्र का सेलर है, बायर है गुजरात का, तो उस चीज को खरीदने के लिए पैसा कौन पे कर रहा है? गुजरात वाला कि महाराष्ट्र वाला? गुजरात वाला। बायर कहाँ का है? गुजरात का है। वो पैसा, अब मान के चलो महाराष्ट्र के एक डीलर ने 100 रुपए की एक चीज कहाँ बेची? गुजरात में बेची। उस पर 10 रुपए का क्या लगाया? टैक्स। और गुजरात वाले ने पे कितना किया? 110। पे जो कर रहा है वो व्यक्ति कहां का है? गुजरात का। तो उस 10 रुपए पे हक महाराष्ट्र की सरकार का होना चाहिए कि गुजरात की सरकार का होना चाहिए? पर्टिकुलरली गुजरात की सरकार का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति पैसा पे कर रहा है वो बंदा कहां का है? गुजरात का। पैसा उसकी जेब से निकल रहा है तो उसकी सरकार को मिलना चाहिए। और वैसे भी खरीदने वाला ही बड़ा है, वो खरीद रहा है, इसलिए तो बिकने वाले का क्या बिक रहा है? माल। तो भाई जहां खरीदार ज्यादा है, जहां के लोग खरीदने की क्षमता रखते हैं, वहां की सरकार को बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे स्टेट के कंज्यूमर इतने स्ट्रांग है कि भाई अगर हम किसी चीज को खरीदने की क्षमता रखते हैं तो हमारी सरकार का भी हक बनता है कि लोगों ने जो चीजें खरीदी है उस पर उनको क्या मिले? टैक्स। पर यहां बिल्कुल उल्टा था। पहले सिस्टम में सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो लगाया जाता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे माल की अगर बिक्री होती है तो उस पर। और इस पे जो पैसा आता था वो उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था जहां से माल बेचा जा रहा है।
तो इसमें हमेशा ही जो स्टेट माल को खरीदता था उसका लॉस होता था, क्योंकि उसके स्टेट का पैसा निकल के दूसरे स्टेट में जाता था जो माल को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो ये एक दिक्कत थी। हालांकि प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ अ कंजम्पशन टैक्सेस ये कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज को कंज्यूम करके क्या पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो उस टैक्स पे हक किसका है, उसके स्टेट का है। दैट टैक्स शुड अक्रू टू द जुरिडिक्शन वेयर द कंजम्पशन टेक्स प्लेस। जहां चीजों को खरीदा गया है, कंजम्पशन मतलब यूज करना या बाय करना। तो भाई ये जो सीएसटी था ये तो इसके खिलाफ था। फिर आप पूछोगे क्या सर जीएसटी जो है वो इस प्रकार का टैक्स है क्या कि जहां पे जिस स्टेट का व्यक्ति उस चीज को खरीदता है तो जीएसटी जो है वो खरीदने वाले व्यक्ति के स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है? तो मेरा जवाब है हाँ। और ये प्रिंसिपल आपको और आगे चल के क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, प्रिंसिपल ऑफ कौन सा टैक्सेस, कंजम्पशन। तो जो स्टेट क्षमता रखता है चीजों को खरीदने की, उसको कंज्यूम करने की और चीज के पैसे चुकाने की ताकत जिसकी है, उसकी सरकार को टैक्स भी कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ना कि उस गवर्नमेंट को जो सिर्फ बेचता है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना इसमें महाराष्ट्र का कैसे फायदा है। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो बाकी दुनिया के, भारत के सभी स्टेट से क्या खरीदता है, गुड्स खरीदता है। हम हरियाणा में बनी हुई कार भी खरीदते हैं, हम झारखंड और बंगाल की माइन से निकले हुए ओर्स भी खरीदते हैं, हम गुजरात में बने हुए प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, और हम सब कुछ खरीद के कहाँ कंज्यूम करते हैं, महाराष्ट्र में। क्योंकि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से महाराष्ट्र इज अ बाकी स्टेट की तुलना में थोड़ा पॉपुलेटेड भी है और पर कैपिटा इनकम भी हाई है, कंजम्पशन की कैपेसिटी भी हाई है। तो अभी क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र के लोग दुनिया भर से या भारत भर से चीजें लाके यहीं पे कंज्यूम कर रहे हैं, और इसके बदले में जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट किसको मिल रहा है, हमारी स्टेट की गवर्नमेंट को मिल रहा है। तो स्टेट भी उससे क्या हो रहा है, प्रॉस्पर हो रहा है। ऐसा नहीं होता तो हम तो पैसे कमाते हैं, हम अलग अलग स्टेट में बनी हुई हर चीज खरीदते हैं, तो उससे क्या होता, हमारा पैसा निकल जाता और दूसरे स्टेट पे चला जाता। और कोई नहीं चाहेगा कि वो अगर हम आपको बिजनेस दे रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या हो, गरीब होती चली जाए और आप हमारे नाम पे क्या कमाओ, टैक्स कमाओ। ये प्रिंसिपल और अच्छे से समझेंगे जब हम आईजीएसटी का क्रियान्वयन कैसे होता है इस चीज को समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। A comprehensive tax structure covering both goods and service which goods and service tax address the above mentioned problem। अब ये सारे जो प्रॉब्लम थे इन सब का एक ही समाधान था कि एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव टैक्स लाया जाए जो समान तौर पे गुड्स पे भी लगे और सर्विसेज पे लगे, और किसी के मन में कंफ्यूजन ना हो कि वेदर इट इज अ सेल ऑफ गुड्स और इट इज अ सेल ऑफ सर्विसेज, और क्रेडिट हर व्यक्ति को हर चीज का मिलना चाहिए ताकि चीजों की कॉस्ट कम रहे, कास्केडिंग इफेक्ट ना हो और डबल टैक्सेशन ना हो। Simultaneous introduction of GST at both central and state level has integrated taxes on goods and services for the purpose of set off relief and ensures that both the cascading effect of same VAT and service tax are removed and a continuous chain of set off from the original producers points या service provider points to up to the retailer level से लेके तो consumer level तक is established। तो किसी को किसी के क्रेडिट लेने में, जब हम किसी को टैक्स चुका के एज अ बिजनेस माल को खरीदते हैं तो उस पर चुकाया हुआ टैक्स मेरे लिए कॉस्ट बननी नहीं चाहिए, मुझे उसका क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए। अब ये इंश्योर हो गया क्योंकि पूरे देश में एक ही टैक्स आ गया जीएसटी, और एक साथ आया सभी के सभी स्टेट्स में और सेंट्रल के लिए भी। In GST regime, major indirect taxes have been subsumed in ambit of GST. The erstwhile concept of manufacturer or sale of goods of rendering services are no longer applicable since the tax is now levied on the supply of goods and or services। अब यहां पर कौन मैन्युफैक्चरर है ये मायने रखता नहीं है, मैन्युफैक्चरर भी कोई अलग टैक्स देता नहीं है, वो भी क्या देता है, जीएसटी। सेलर है तो भी क्या देता है, जीएसटी। गुड्स बेच रहा है तो भी क्या देता है, जीएसटी। और सर्विसेज बेच रहा है तो भी जीएसटी। स्टेट के स्टेट में भी बेच रहा है तो जीएसटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी बेच रहा है तो जीएसटी। तो अब ये जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो था हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो कई हद तक जीएसटी के आने से आसान हो गया। अब इसका फ्रेमवर्क देखते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस इन क्या, इंडिया। अब जब ठान लिया था मोदी जी ने कि कुछ भी करके क्या करना है, जीएसटी को लाना है और
लाना ही है। तो चर्चा तो करनी पड़ेगी, एक ढांचा उसका क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क। कि लाएगा तो कैसा, फिर इसके इफ्स क्या होंगे, बट्स क्या होंगे, प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और एक लॉ बनाना था तो एक डिटेल्ड उसका रिटर्न स्ट्रक्चर होना जरूरी था। तो क्या सोचा हमने, देखो, इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। बोलो भाई, ड्यूअल जीएसटी के बिना तो हमारे पास कोई रास्ता था नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि संविधान ने तो दोनों को अधिकार दिए थे, स्टेट को भी और सेंट्रल को भी। सेंट्रल बोलती कि हेलो स्टेट, टैक्स लेना बंद कर दो, सारा माल किसका, मोदी सरकार का। तो स्टेट बोलती है अरे बाबा ऐसे थोड़ी ना चलता है, हमारी भी तो अपनी खुद की क्या है, सरकार। फिर मोदी बोलते डोंट वरी, टैक्स सारा मैं लूंगा, फिर मुझे लगेगा तो मैं आपको दूंगा जितना आपको जरूरी है। ऐसे नहीं चलेगा, ये तो नहीं है। हमारे संवैधानिक अधिकार तो क्या थे, स्टेट का अपना अधिकार है, वहां की अपनी सरकार है, और स्टेट से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार भी किसका है, स्टेट का है। तो सेंट्रल के भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और उनको भी पैसों की क्या है, जरूरत है, उनके भी अपने रोल्स है। तो दोनों को टैक्स चाहिए था। तो विन विन सिचुएशन क्या था, एक ड्यूअल जीएसटी, जिसमें हर ट्रांजैक्शन पे, चाहे वेदर इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टैक्स लगेगा और दोनों में बराबर बटेगा। दोनों मतलब कौन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया हैज अडॉप्टेड द ड्यूअल जीएसटी मॉडल। दूसरा लिखा है इसमें, कॉन्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच टेक्स प्लेस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सेंट्रल का सीजीएसटी और स्टेट का एसजीएसटी, ये कहां लगता है, जो सप्लाई या जो सेल का ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होता है विद इन क्या, स्टेट, स्टेट के स्टेट में। तो यहाँ पे दो प्रकार के टैक्स लगेंगे। अगर 12% का रेट है तो 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी। आगे क्या लिखा है, थस टैक्स इज imposed concurrently by the central and state, that is the central and state simultaneously tax goods and services। इसमें तो एक फायदा स्टेट का ये हो गया कि पहले तो सर्विसेज के सेल पे या सप्लाई पे या प्रोविजन पे इनको फूटी कौड़ी का क्या नहीं मिलता था, टैक्स। सारा टैक्स कौन लेके जाता था, सेंट्रल। प्रोडक्शन का भी सारा टैक्स किसका, सेंट्रल का। अब सेंट्रल ने तो छोड़ दिया अपना, प्रोडक्शन का टैक्स भी छोड़ दिया और सर्विस का भी छोड़ दिया। बदले में सेल पे अब सेंट्रल को क्या मिलने लगा, टैक्स। पर स्टेट को बदले में क्या मिलने लगा, सर्विसेज का टैक्स मिलने लगा। नाउ द सेंटर आल्सो हैज द पावर टू टैक्स इंट्रास्टेट सेल एंड स्टेट्स आर आल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स क्या, सर्विसेज। यही जो मैंने अभी बताया, लिखा हुआ था यहाँ पे, जीएसटी एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी अब सब जगह लागू होता है, वेदर इट इज अ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले के सारे लॉ में हमने तो बहुत पढ़ा था ना, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो मोदी जी ने एक अच्छा काम किया कि भारत को एक कर दिया। अब देयर इज नथिंग लाइक एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब हिंदुस्तान सही मायने में एक देश है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे सारी चीजें आपको नजर आएंगी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, एस/यूटी बोलेंगे इसको, क्योंकि हर स्टेट स्टेट नहीं है, कुछ स्टेट है तो कुछ यूनियन टेरिटरी है। तो अगर एक यूनियन टेरिटरी में विद इन द यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन होता है तो 12% टैक्स रेट है, तो दो टैक्स लगेंगे, एक सीजीएसटी और एक यूटीजीएसटी। और एक परिपूर्ण स्टेट है काइंड ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे 12% का रेट है, और महाराष्ट्र में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो 6% के दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर महाराष्ट्र से बाहर गुजरात में माल बेचा जा रहा है तो आईजीएसटी। महाराष्ट्र से बाहर अगर किसी दूसरे यूनियन टेरिटरी में, जैसे पौंडीचेरी में माल बेचा जा रहा है तो आईजीएसटी। और पौंडीचेरी जैसे यूनियन टेरिटरी से अगर दादर नगर हवेली जैसे यूनियन टेरिटरी में बेचा जा रहा है तो भी आईजीएसटी। आइए इसको देखते हैं। यहां लिखा है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। क्या वर्ड यूज हुआ है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और इसके पहले एक कीवर्ड पड़ा था, वो कीवर्ड कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ क्या, कंजम्पशन टैक्सेस। तो बेनिफिट तो टैक्स पे अगर हुआ है तो उस गवर्नमेंट को मिलना चाहिए जिसके स्टेट में चीजों का क्या हुआ है, कंजम्पशन। और अब इसी को बोला जाएगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है किसमें, जीएसटी में। आगे अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं, तो जब इसके डिटेल्ड टॉपिक पे आएंगे तो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। applicable on all transaction involving supply of goods and services for a consideration subject to exemptions thereof।
तो इनका एक सादा है भी, जीएसटी हर चीज पे लगता है, वेदर यू आर सेलिंग और बाइंग व्हाट, गुड्स और अ सर्विस, कुछ भी सप्लाई करो आप, चाहे गुड्स सप्लाई करो या सर्विस सप्लाई करो। फॉर अ कंसिडरेशन लिखा है, क्या वर्ड यूज हुआ है, फॉर अ अब इसमें कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन तो आप लॉ में पढ़े थे, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो जब भी कोई व्यक्ति गुड्स देता है किसी को या सर्विस देता है तो फोकट में तो नहीं देता है ना कुछ तो होता है। और अभी अगर उसकी कीमत तय की जा सकती है तो प्राइस अगर कोटेड है तो वो कंसिडरेशन हुआ, और अगर प्राइस कोट नहीं कर पाते तो कंसिडरेशन कितना है इसकी मनी वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी। जीएसटी में भी ये दिक्कतें आएगी, और कानून आपको हेल्प करेगा कि अगर कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता पर सर्विसेज या गुड्स क्या हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो कुछ ना कुछ बेनिफिट पास हो रहा है, वही उसका कंसिडरेशन रहेगा। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे ये आने वाले समय में और आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस देयर ऑफ, तो इसका मतलब है कि हाँ भाई जीएसटी जब पढ़ेंगे तो हमें यह समझना है कि हर गुड्स और सर्विसेज पे क्या लगना है, जीएसटी लगना है। तो उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेंगे, एग्जम्पशंस भी रहेंगे। तो कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज ऐसे भी होंगे जिसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सप्लाई कर तो रहा है पर उस पर टैक्स या जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो कौन से, तो एग्जम्पशन वाले चैप्टर में जाके हमें पढ़ना है। जीएसटी इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है क्या, सीजीएसटी, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद है क्या, सॉरी लेविड बाय क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी। उसके बाद है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज बीन लेविड एंड कलेक्टेड बाय कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी। एसजीएसटी को आप यूटीजीएसटी बोल सकते हो। उसके बाद है हमारा यूटीजीएसटी, लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर। अब कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे है जिसको कानून बनाने के क्या नहीं है, अधिकार, वहां लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, तो वहां पे वो यूटीजीएसटी लगाएंगे और इसका क्रियान्वयन पूरा सेंट्रल के हाथों से ही होता है, वहां वहां है ही नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है देखा जाए तो, पर वहां अपना एक विधानसभा है और वहां के लिए कानून बनाने का उन्हें क्या है, अधिकार है। पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है पर वहां भी विधानसभा है और वो वहां की यूनियन टेरिटरी के लिए क्या बनाते हैं, कानून। और ऐसी भी यूनियन टेरिटरी है जहां पे कहने को तो यूनियन टेरिटरी है पर वो खुद के कानून बना नहीं सकती क्योंकि वहां चुनाव होते ही नहीं है, वहां कोई विधानसभा है ही नहीं। आगे आते हैं, क्या लिखा है, और इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद है interstate supplies of taxable goods and services are subject to the integrated goods and service tax. IGST is sum of total of CGST and SGST। ये सिंपल है भाई, अगर 12% का रेट है और सेल हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो एक ही रेट लगेगा और उस एक रेट को नाम दिया जाएगा क्या, IGST। तो ये क्या था, हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्रेमवर्क। तो इससे पहले कि हम जीएसटी को डिटेल में समझना और पढ़ना स्टार्ट करें, इसके पूरे ढांचे को समझते हैं। तो इंडिया में कैसा जीएसटी लगता है, ड्यूअल जीएसटी, बराबर है, जिसमें दोनों का शेयर है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ पे जीएसटी लगाते वक्त सी जीएसटी, एस जीएसटी ऑब्लिक यूटी जीएसटी, और कैसा टैक्स लगता है, आई जीएसटी। स्टेट टू स्टेट है तो सी और एस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है तो आई जीएसटी। अब देखते हैं इसके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को, कानून कैसे कैसे बने हैं। भाई आपको तो पता है ना, हमारे देश में जब तक लिखित स्वरूप में कानून नहीं हो, सरकार भी आपसे एक ढेला, एक फूटी कौड़ी का भी क्या नहीं ले सकती, टैक्स नहीं ले सकती। सरकार को अधिकार है टैक्स लेने का, संविधान ने दिया है, उसके लिए सरकार को पहले बनाना पड़ता कानून और ये लिखना पड़ता उसमें कि ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि इस प्रकार का क्या लिया जाए, टैक्स। लिखा हुआ है, कानून है, पारित हुआ है तो ही क्या ले पाएगी, टैक्स। तो भाई अगर जीएसटी लेना था तो उसके लिए क्या बनाना जरूरी था, कानून बनाना जरूरी था। देयर इज अ सिंगल लेजिस्लेशन, एक ही महत्वपूर्ण कानून है जिसका नाम है सीजीएसटी एक्ट 2070 फॉर लिविंग क्या, सीजीएसटी। और इसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस पे, पर्टिकुलरली सप्लाई पे
क्या लेने का अधिकार है? CGST लेने का अधिकार है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर जैसे अंडमान और निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादरा और नगर हवेली है, दमन और दीव है और चंडीगढ़ है। ये है यूटी यूनियन टेरिटरीज, पर यहाँ पे अपनी खुद की विधानसभाएं नहीं है, यहाँ चुनाव होते नहीं है, ये लोग खुद के लिए कानून बनाते नहीं है। इनका पूरा कानून किसके तहत चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है और वही लोग इसको चलाते हैं। आर गवर्न बाय द UTGST एक्ट 2070 फॉर लिविंग क्या? UTGST। तो इसमें क्या लिखा कि इन यूनियन टेरिटरीज को कौन से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़, इनको भी टैक्स लेने का क्या है? अधिकार है। और ये अधिकार उनको कौन सा कानून देता है? UTGST एक्ट देता है, उसके लिए बना है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली की अपनी विधानसभा है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। पौंडीचेरी, जहां कल परसों तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, उसको टॉपल कर दिया गया, उखाड़ फेंका गया, अब वो सरकार नहीं है वहां पे। हैव देयर ओन GST लेजिस्लेशन लिविंग क्या? SGST। इन्होंने अब अपने कानून बना लिए, है तो UTGST, पर इनको अधिकार है कानून बनाने का, तो इन्होंने अपने कानून बना लिए और बोल दिया उसमें हमें अधिकार है क्या कलेक्ट करने का? SGST कलेक्ट करने का। दो देयर आर मल्टीपल SGST लेजिस्लेशन, जाहिर सी बात है इंडिया में इतने सारे स्टेट है तो हर स्टेट का अपना क्या है? SGST एक्ट है। हालांकि वो बिल्कुल सेम टू सेम है, वर्ड टू वर्ड मिलता जुलता है, किससे? CGST से, है ना। द बेसिक फीचर ऑफ लॉ सच एज चार्जेबिलिटी, definition of taxable event and taxable person, classification and valuation of goods and services, procedure for collection and levy of tax and like are uniform in all the SGST legislation as far as possible. This is necessary to preserve the essence of क्या? ड्यूअल GST। अगर हर स्टेट अपने मर्जी से अपने प्रकार के कानून बनाने लग जाए तो फिर वो GST लाके भी कोई क्या नहीं रहेगा? मतलब नहीं रहेगा। फिर वही हुआ ना, हर स्टेट का अपना एक रूल भी है और सेंट्रल का भी अपना रूल है, फिर लेने जहां थे वहीं आ जाएंगे घूम फिर के। तो ये GST के इसेंस को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी था कि हर स्टेट का कानून कैसा हो? सेम हो। पहले वैट में ऐसा नहीं था, स्टेट अपने बेनिफिट के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से कभी भी अलग प्रकार से क्या बना लेते थे? कानून। और ये बिजनेस के लिए बड़ा तकलीफदायक और त्रासदायक था। अब इसमें क्या क्या सेम है, तो कुछ बेसिक फीचर है, जैसे हम पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में, अभी हम लीगल टेक्निकलिटी पे नहीं डिस्कस कर रहे। चार्जेबिलिटी कैसी होनी चाहिए कि, है ना। डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट, वो कौन सा इवेंट है जहां एक व्यक्ति जिम्मेदार ठहराया जाता है कि बस आपको अब क्या देना है? सरकार को टैक्स देना है। और टैक्सेबल पर्सन कौन है? वो व्यक्ति कौन है जो सही मायने में सरकार को क्या देगा? टैक्स देगा। क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ क्या? गुड्स एंड सर्विसेज, वेदर इट इज अ गुड्स और इट इज अ सर्विस। ये सब जगह बिल्कुल कैसा लिखा हुआ है? सेम टू सेम। प्रोसीजर फॉर कलेक्शन एंड लेवी ऑफ टैक्स, क्या प्रोसीजर होगा? टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा और कैसे लेवी। लेवी करना मतलब लगाना, हम पढ़ेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल। अगर आपको लॉ के इन टर्म्स को समझना है तो उस एग्जांपल को आने दीजिए जहां आपको अकाउंटिंग के टर्म में उस ट्रांजैक्शन को पहले एसेस करना है और फिर आप समझते चले जाओगे कि कानून का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ चार्जेबिलिटी, वो कब चार्ज होता है, सब समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ना कि अपन पूरा जीएसटी विथ क्या पढ़ेंगे? अकाउंट्स पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर से मैं बता दूं हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इस फ्रेमवर्क में हमने समझा कि हमारे यहाँ पे कौन सा जीएसटी? ड्यूअल जीएसटी है। हमारे यहाँ पे जीएसटी लगाते वक्त कहने को वन नेशन वन टैक्स है, पर उसमें कई सारे पार्ट्स है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, और एसजीएसटी के ऑब्लिक में यूटीजीएसटी। उसके बाद क्या है? हमारा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, वो कौन सा है? सीजीएसटी एक्ट। और बाकी हर स्टेट का अपना एक्ट है, वो कौन सा है? एसजीएसटी एक्ट। उसके बाद अब पढ़ते क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एक नया वर्ड आपके लिए, उसका नाम क्या था? HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्या? नॉमेनक्लेचर। ये क्यों जरूरी था मैं बताता हूं। आपको पता है हर एक चीज के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, हर एक चीज के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। अब किसी पर्टिकुलर सब्जी को ही ले लीजिए, तरकारी को ले लीजिए। एक तरकारी जैसे वो वाटरमेलन होता है, उसको हर स्टेट में क्या है? एक अलग नाम है।
अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और बेचते वक्त अपने लोकल लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है। तो भाई अगर इस तरह से एक चीज के हजारों नाम हो सकते हैं, हजारों मतलब से 10, 20, 30 स्टेट में 30 अलग अलग नाम है, तो भाई ये चीज पर्टिकुलरली है क्या, इसको लेके क्या हो जाएंगे, विवाद खड़े हो जाएंगे। हम तो एक कॉस्मोपॉलिटियन या मल्टीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे एक चीज को एक नाम से नहीं पुकारा जाता। तो भाई मैंने ये चीज बेची है, तो एक कानून में लिखा है कि इसे 12% टैक्स लगाया जाए, और उस चीज को ये नाम हमारे स्टेट में कोई पुकारता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है इसको क्या बोला जाए। तो इन सब दिक्कतों को खत्म करने के लिए जितनी भी चीजें खरीदी और बेची जा सकती है इस दुनिया में, जितनी भी, आप इसकी लिस्ट देखोगे हैरान हो जाओगे। मतलब पीवीसी पाइप से लेके तो इमिटेशन ज्वेलरी, उसमें लगने वाले छोटे छोटे स्टोन के साथ उसमें लगने वाले मेटल्स, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो एसिड से बनते हैं, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और कपड़े और फैब्रिक एंड व्हाट नॉट, और हर वो चीज जो दुनिया में बनाई जाती है, खरीदी जाती है और बेची जाती है, सैनिटाइजर से लेकर तो शैम्पू तक, और सोप से लेकर तक कॉस्मेटिक तक, बैग से लेकर तो जूते तक, और इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल से लेकर तो स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, हर चीज का एक उल्लेख है कि इस चीज का नाम भले जो भी हो, जो भी नाम से आप उसको पुकारते हो, पर इसका एक कोड है, उसका नाम क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हालांकि ये सब सिस्टम बनाने का श्रेय जाता है कस्टम्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि देशों विदेशों से काफी सारी चीजें आती थी जिसके अलग अलग नाम होते थे, और कितने सारे नाम के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था कि ये चीज क्या है। अलग अलग केमिकल आते थे, प्रोडक्ट्स आते थे, हाउ टू टैक्स इट। अब नाम से अगर कानून बनाया जाता कि इस नाम की चीज पे इतना टैक्स लगना है, तो फिर नाम में बड़े फेर थे भाई, स्टेट स्टेट में फेर है। हमारे देश में तो हर 50 किलोमीटर पे नाम में क्या आता है, फेर। ये तो विदेशों से चीजें आ रही थी, तो कई देशों ने मिलके कस्टम्स के लॉ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हार्मोनाइज मतलब सब जगह एक जैसा होगा, तो उद्देश्य तो ये है कि पूरी दुनिया में एक जैसा रहे। उद्देश्य क्या है, ये पूरी दुनिया में कैसा रहे, एक जैसा रहे। और लगभग काफी सारे देशों में है भी सिमिलर, और होते होते हो जाएगा। जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए हर देशों के, एक जैसे। अभी तो कंपनी लॉज भी जैसे चाहते हैं कि हर देशों के कैसे बने, एक जैसे। बस उसी तरह एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, इज यूज फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स अंडर क्या, जीएसटी। Chapter refers in the rate schedule for goods are chapter of the first schedule to the Custom Tariff Act 1975। ये हमने वहीं से उठा के लेके आए, कहां से, कस्टम टैरिफ एक्ट। उन्होंने मेहनत की है, जो भी कस्टम डिपार्टमेंट वाले लोग थे, एक देश के नहीं सभी देशों के, इन्होंने बना के रखा था टैरिफ मतलब कितने रेट लगेंगे, तो उन्होंने कौन सी चीज पे उसका कोड क्या है और उस पर कस्टम कितना लगना चाहिए, इसका टेबल बना के रखा था। हमने उसी टेबल को उठाया, कोड्स वही रखे, अब उस पे कस्टम के रेट की जगह पे कौन से रेट डाल दिए, जीएसटी के रेट्स डाल दिए। तो आपको अगर कंफ्यूजन है कि शैम्पू पे कितना लगाऊं, टूथपेस्ट पे कितना लगाऊं, गोल्ड पे कितना लगाऊं, मोबाइल फोन्स पे कितना लगाऊं, एयर कंडीशन पे कितना लगाऊं, कार पे कितना लगाऊं, होटल की रूम में रेंट पे देता हूं उस पे कितना लगाऊं, भवन है मेरा जो मैं रेंट पे देता हूं, लॉन है मेरा जो मैं रेंट पे देता हूं, कितना लगाऊं, तो आपको जाओ और देख लो वहां पे। सर्विसेज के लिए तो नहीं है इसमें जगह एचएसएन में, गुड्स के लिए आपको जगह मिल जाएगी। तो आप ढूंढिए आपका जो गुड्स है ये कौन सी एचएसएन कोड में आता है, उसका स्पेसिफिकेशन देखिए और वहां पे रेट देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे इस पे 5% लगाना है, 12 लगाना है, 18 लगाना है या 28। अब दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको सब कुछ पता है। हाँ, हम भी देखते हैं एज अ प्रैक्टिशनर, ये जो टेबल है जो दिया हुआ है कस्टम टैरिफ एक्ट में, और अब जीएसटी में भी इसको इंक्लूड किया गया है, तो हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जिसकी हमें जरूरत है, और जिस केस स्पेसिफिक हमारे सामने आता है, या कोई क्लाइंट आता है कि साहब ये प्रोडक्ट है। अब पीछे एक आया था वो जो आर्टिफिशियल सैंड बनाना था, तो वी सर्च फॉर दैट कि आर्टिफिशियल सैंड कहाँ आती है, उसका कोड ढूंढ लिया, उसका रेट हमें पता चल गया और क्लाइंट को बता दिया कि ये आपका प्रोडक्ट है, इस पर आपको इतना रेट लगाना है। अब ये हो गई बात गुड्स की। अब गुड्स के लिए तो एक अच्छा खासा सिस्टम है, इसमें बदलाव भी आते रहते हैं, नए नए गुड्स भी आ रहे हैं मार्केट में जिसके बारे में शायद पहले कभी बने भी नहीं होगी ऐसी चीजें, तो सरकार उसको रिव्यू करती है और उसको क्या करती है, ऐड करती है। तो कल बताया था मैंने 4 डिजिट हो सकते हैं, 6 डिजिट हो सकते हैं और 8 डिजिट हो सकते हैं, उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। A new scheme of classification of service has been devised wherein the services of various description have been classified under various section, headings and group. Each group consists of a various service
कोड्स। तो हम जैसे गुड्स के लिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ला रहे हैं, हम सर्विस के लिए ला चुके हैं, एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस कोड्स बोलते हैं। तो टीचिंग सर्विसेज का एक कोड है, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दी जाने वाली सर्विसेज का एक कोड्स है, आर्किटेक्ट के द्वारा जो बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको दिए जाने वाले सर्विसेज का एक क्या है, कोड है। और उसके बाद लॉयर के द्वारा अपने क्लाइंट को दिए जाने वाले सर्विस का भी एक क्या है, कोड है। ट्रांसपोर्टर के द्वारा जिसका माल वो लेके जा रहा है, जिसके बदले में वो भाड़ा ले रहा है, वो भी तो एक सर्विस है, उसका भी एक क्या है, कोड है। अब ये कोड कौन सी चीज का क्या है, इस पे एग्जाम में आपको कभी सवाल पूछा नहीं जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू आस्क यू टू मग अप द सर्विस कोड और HSN and they will never ask a question on this. हाँ, if you are into the practice, if you are into the business, आप जो भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो या दे रहे हो, उतने चीजों के कोड्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब आता है जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का क्या करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना। हाँ भाई, अगर आप अपने दुकान डाल के बैठे हो, आप लोगों को गुड्स बेच रहे हो, उससे गुड्स के पैसे ले रहे हो, और साथ में किसका पैसा ले रहे हो, टैक्स का, और आप ये टैक्स किसको दोगे, सरकार को। तो थोड़ी ना नाम से खत लिख के भेजोगे कि हाय आई एम दिनेश, मैं इधर बैठा हूँ, मैंने 2 लाख का माल बेचा था और मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा भी आए, मैं चाहता हूँ मेरे पास ना रहे तो मैं आपको दे रहा हूँ। यार ये कोई सिस्टम थोड़ी होता है भाई। आपको अधिकार होना चाहिए कि माल के साथ किसका पैसा लो आप, टैक्स का, तो आप पे जिम्मेदारी भी आएगी कि ये पैसा अपने पप्पा का नहीं है, किसको देना है, हमें गवर्नमेंट को देना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है गवर्नमेंट के साथ, रजिस्ट्रेशन, कि आई एम अ बिजनेस, I will be supplying the goods or services. I have a right to charge for the goods and services, and I also have the right to charge for the GST. I will collect the GST and I promise that I will pay to you. So गवर्नमेंट बोले हाँ ठीक है, ये रहा आपका सर्टिफिकेट, आप अब हमारे ऑथराइज एजेंट हो, जाओ तथास्तु, मार्केट में खड़े हो जाओ, लोगों को माल बेचो, माल का पैसा लो, खुद के पास रखो, टैक्स का भी पैसा लो, और किसको दो, गवर्नमेंट को, और ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर बिजनेसमैन ने पूछा मुझे क्या मिलेगा, मैं आपके लिए काम करूं। बोले कुछ नहीं मिलेगा, पैसा लेना है और हमको देना, इट इज योर ड्यूटी, और गलती से अगर एक पैसा भी कम दिया ना तो देख लेना बेटा। अब अगर ऐसा होता है कि मैंने माल बेचा, उससे टैक्स का क्या लिया, पैसा, और मुझे लगा वाह मजा आ गया, 200 की चीज 20 रुपए ज्यादा, इतना आसान नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा, सरकार का पैसा वो आपका पैसा नहीं है। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एवरी लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, every supplier of goods and services is required to obtain the registration in the state or union territory from where he makes the taxable supply। कहां लेना है, from where, जिस जगह से आप अपने माल को बेचते हो, जिस जगह पर बेचते हो वहां रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो आप अगर महाराष्ट्र के हो तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपके लिए क्या मांगना है, रजिस्ट्रेशन मांगना है। फिर बेचो दुनिया भर में कहीं भी, उससे फर्क पड़ता नहीं है। Where he makes a taxable supply if his aggregate turnover exceed the threshold limit during the financial year। अब शुरुआत क्या हुई थी, एवरी पर्सन को क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन। मतलब ये नहीं कि आपकी छोटी मोटी दुकान है, जब दिन में 200-500 का माल बेचते हो तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं। गवर्नमेंट ने इसके लिए क्राइटेरिया रखा है जिसको वो लोग बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो आज की तारीख में कुछ स्टेट के लिए 10 लाख, कुछ स्टेट के लिए 15 लाख, और जनरली उसका चार्ट आएगा जब अपन पढ़ेंगे, आगे सब लिखा हुआ है। तो जनरली ज्यादातर स्टेट के लिए ये लिमिट जो है, इफ यू आर द सप्लायर ऑफ गुड्स, ये 40 लाख की है। कितनी की है, 40। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, ये वर्ड बड़ा अजीब वर्ड है, कौन सा वर्ड है ये, एग्रीगेट टर्नओवर। इसकी लीगल टर्मिनोलॉजी भी अपन डेफिनेशन वाले पार्ट में आएंगे। वैसे तो हमें एक चीज पता है, व्हाट इज माय टर्नओवर, माय सेल इज माय टर्नओवर, इतना ही पढ़ा ना आपने अकाउंट्स में या फाइनेंस में। आपने टर्नओवर का क्या मतलब पढ़ा है, द क्रेडिट बैलेंस इन माय सेल्स लेजर इट इज कॉल्ड एज माय टर्नओवर, यही पढ़ा ना। जीएसटी में इतना आसान नहीं है टर्नओवर को डिटरमाइन करना, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आएंगे। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, तो सिंपल भाषा में ये मान लो आपका सेल, फिलहाल टू स्टार्ट विथ, इट इज नॉट लेजिटिमेटली परफेक्ट बट इट इज टू स्टार्ट विथ। आप मान लो कि आपका टर्नओवर की लिमिट दी है 40 लाख रुपया, तो अगर 40 लाख से कम आपका सेल है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो आप कस्टमर से भी क्या नहीं ले सकते, जीएसटी। आप माल बेचिए उनको, जो लेना है आपको मुनाफा पैसा लीजिए, पूरा पैसा आपका। आप किसी से माल खरीदोगे, जो भी पैसा आप चुका रहे हो, जीएसटी आपको लेना नहीं है पर देना तो है, जिससे खरीद रहे हो उससे, वो तो लेगा। तो जितने में भी खरीदा वो पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट है। 200 रुपए की चीज, 20 रुपए का जीएसटी, 220 आपका परचेस हुआ, आपने उसको 250 में बेचा, 250 रुपये आपका सेल हुआ। भूल जाइए सब कुछ, क्योंकि आप एक जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो और आपको जरूरत भी नहीं रजिस्ट्रेशन लेने की, क्योंकि लिमिट के हिसाब से आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर नहीं है। पर अगर आपका ये टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाता है, या अलग अलग स्टेट की लिमिट के हिसाब से और अलग अलग समय पे ये लिमिट चेंज होती है, पहले 20 थी फिर कितनी हुई, 40 हुई, तो आपको अनिवार्य है क्या लेना, रजिस्ट्रेशन। और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप जिम्मेदार हो, माल बेचना तो है, साथ में जीएसटी लेना है और सरकार को देना है। तो रजिस्ट्रेशन है तो ही जिम्मेदार हो, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो आपकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं और आपको अधिकार भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या होगा अगर मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं, फिर भी मैं कस्टमर से क्या ले रहा हूं, जीएसटी, तो मैं चोरी कर रहा हूं, मैं फ्रॉड हूं, और इसकी मुझे क्या मिलेगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब इसमें एक स्कीम भी है जिसको बोला जाता है, कौन सी स्कीम, कंपोजिशन स्कीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन स्कीम? तो भाई दिक्कत ये थी, अब जीएसटी का जो स्ट्रक्चर अभी तक आपने समझा है, इसके अंदर क्या है कि अगर मैं गुड्स को खरीदता हूं तो क्या एंट्री पास करनी है मुझे, परचेस को डेबिट 200, सीजीएसटी इनपुट को डेबिट, एसजीएसटी इनपुट को डेबिट और मेरे सप्लायर को क्रेडिट। फिर बेचते वक्त क्या एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट को डेबिट, टू सेल्स टू सीजीएसटी आउटपुट टू एसजीएसटी आउटपुट। फिर मुझे डिफरेंस देखना है कि मेरी लायबिलिटी कितनी है, मेरे एसेट कितने, उसका क्या लेना है, कौन सा वर्ड यूज किया था कल, सेट ऑफ। क्या वर्ड यूज किया था, सेट ऑफ लेना है। और उसके बाद बचा हुआ टैक्स किसको देना है, गवर्नमेंट। महीने के महीने पूरा हिसाब किताब देना है, रिटर्न भरने हैं, किसको बताना है, गवर्नमेंट को। अब कुछ लोगों ने बोला यार साहब हम तो एक छोटे से व्यापारी है, ये सब डेबिट क्रेडिट की तो अकाउंटिंग हमें समझती भी नहीं है, बही खाते हमारे इतने पर्टिकुलर होते नहीं है, क्या एक छोटा सा चोपड़ा सिंगल एंट्री सिस्टम पे लिखते हैं हम, है ना, जिसमें हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन या पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और ये डबल एंट्री सिस्टम है ही नहीं, इतना हिसाब रखना और फिर एक सीए रखना, एक अकाउंटेंट रखना और सब कुछ देखना, ये हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, पर हमारा ट्रांजैक्शन 40 लाख से ऊपर जरूर है, 50 लाख है, 60 लाख है, 75 लाख है, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, साल का टर्नओवर है, सेल है। बट फिर भी हमें नहीं लगता कि हम इतने जटिल सिस्टम को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इनपुट आउटपुट ये सब कर पाएंगे। सब कुछ आसानी कर दो हमारे लिए, बड़े जो बड़े बिजनेसमैन है उनके लिए ठीक है, दे कैन अफोर्ड अकाउंट, दे हैव द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एट देयर शॉप, दे हैव द स्पेशल पर्सन फॉर दिस, ही विल मेंटेन। हमारे पास हिसाब ही नहीं, हमको कभी पता ही नहीं चलता कि कितना इनपुट है और कितना आउटपुट है, सब कुछ रिलीफ दे दो हमें। तो सरकार ने बोला ठीक है रुको, ऐसा करो कि 40 लाख से कम है तो आओ ही मत, इस जंजाल से क्या रहो, दूर रहो। आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना, जीएसटी भी नहीं लेना और किसी को जीएसटी गवर्नमेंट को देना भी नहीं है। बस खरीदते हो कोई चीज तो उसको जीएसटी देते बैठो, उसका कोई क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, तो ये जीएसटी नाम का कोई कायदा आप पे लागू होता ही नहीं है। पर अगर आपका टर्नओवर 40 से ज्यादा है पर 1.5 करोड़ से कम है, तो आप एक मिड साइज के बिजनेस हो, हम आपको एक कंपोजिशन स्कीम देते हैं। इसमें आपको ये सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, ये सब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, जितना भी आपका सेल होता है, जितना भी आपका सेल होता है उस पे अगर आप ट्रेडर हो तो 1% दे दीजिए, मैन्युफैक्चरर हो तो 2% दे दीजिए, भूल जाइए सब। कोई एचएसएन नहीं आपके लिए, कुछ नहीं। इतना तो पता है ना, माल खरीदा कितना और माल बेचा कितने का महीने में, तो महीने के महीने भी मत दो, हर 3 महीने में एक बार गवर्नमेंट को इतना बताना कि इस 3 महीने में मैंने 50 लाख का क्या बेचा है, गुड्स बेचा है। तो 50 लाख का 1% कितना होता है, 50 लाख का 10% 5 लाख, 1% कितना होता है, 50,000। 50,000 दे दो हमको, भूल जाओ, कोई हिसाब नहीं चाहिए, कोई किताब नहीं चाहिए। तो लोगों ने बोला ये अच्छा है तो जीएसटी दे रहे हम, और कोई हिसाब किताब अलग से रखने की जरूरत नहीं है, कोई इनपुट आउटपुट मिलाने की जरूरत नहीं है, हमें ना कोई आईटीसी चाहिए ना कोई क्रेडिट चाहिए, हम खुश है हमारे जीवन में। सरकार ने बोला ठीक है, पर इतनी सुविधा हम सबको नहीं दे सकते, हमें तो एक वैल्यू एडिशन की क्या बनानी है, चेन बनानी है। सीमलेस क्रेडिट का क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, चीजों की कॉस्ट भी घटनी चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बिजनेस पे आना नहीं चाहिए, वो अल्टीमेटली किस पे शिफ्ट होना चाहिए, कंज्यूमर पे शिफ्ट होना चाहिए।
तो एक बड़ी आसान सी स्कीम है। तो अगर आप एक ऐसा बिजनेस हो जिसका टर्नओवर ही 40 लाख से कम है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। पर 40 लाख से ज्यादा है और 1.5 करोड़ से 1.5 CR से कम है, तो आप चाहो तो रेगुलर स्कीम में भी रह सकते हो। कौन सा? इनपुट और आउटपुट वाला। या तो आप एक सिंपल फंडा ले लो, सेल मल्टीप्लाइड बाय 1%। सेल मल्टीप्लाइड बाय 1% और 3 महीने में उतना पैसा किसको दे दो? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हैप्पी है, उनको आपसे शिकायत नहीं, आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है और कोई परेशानी का काम नहीं। तो देखेंगे उस स्कीम की भी न्यूमेरिक क्वेश्चन करेंगे। इन जीएसटी रिगीम टैक्स दैट इज सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी फॉर इंट्रास्टेट सप्लाईज एंड आईजीएसटी फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज इज पेएबल by every taxable person and in this regard provision have been prescribed in a law। लॉ तो अभी पढ़ा ही नहीं हमने, लॉ की तो शुरुआत अभी तक हुई भी नहीं है, अभी तो हम बैकग्राउंड ही पढ़ रहे हैं। However, for providing relief to the small business, इसका पर्पज ही क्या है? ये कंपोजिशन स्कीम किसके लिए लाई थी? स्मॉल बिजनेस को इतने सब झंझट में नहीं फंसाना है हमें। Primarily manufacturer, supplier of the food article, traders etc मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाई, और भी छोटे लोग जो एक स्टेट से ही खरीदते हैं और एक स्टेट में ही बेचते हैं, दूसरे स्टेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। ए सिंपलर मेथड ऑफ पेइंग टैक्सेस इज प्रिस्क्राइब नोन एज क्या? कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी क्या है? सिंपलर मेथड ऑफ पेइंग टैक्सेस है। एक सबसे आसान फार्मूला एक ही है, सेल मल्टीप्लाइड बाय 1% और 2% एज द केस में बी। अब किसको 1 लगेगा, किसको 2 लगेगा, ये भी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अगर आप सिर्फ ट्रेडर हो तो आपको 1 लगता है, आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 2 लगता है, और अगर आप रेस्टोरेंट्स चला रहे हो तो आपको 5% लगता है। तो रेस्टोरेंट तो सभी गए होंगे, खाने के बाद बिल आता है उसमें 5% लगता है। ऐसा ये थोड़ा अलग टाइप है, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अगले चैप्टर में, टॉपिक्स पे आएंगे तभी चर्चा करेंगे। फर्दर दी फॉर स्मॉल बिजनेस प्रोवाइडर ऑल्सो अ स्कीम प्रिस्क्राइब कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड। तो ये रेट ऑफ टैक्स है, यही मैंने जो भी बताया, 1%, 2% है, 5%। एग्जम्पशंस को भी हमें पढ़ना है, इसका तो चैप्टर ही है अलग। Apart from providing relief to the small scale business, the law also contains provision for granting exemption from payment of tax on essential goods and services। तो काफी गुड्स और सर्विसेज की एक लिस्ट है जिस पे टैक्स लगाना सरकार को लगा कि जायज नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा प्रेशर किस पे आएगा? आम जनता पे आएगा। तो कई चीजें ऐसी है जिस पे टैक्स लगता नहीं है। अब वो चीजें कौन सी होनी चाहिए? खाने पीने की बेसिक चीजें, सब्जी, जो आप सब्जी मार्केट से क्या खरीदते हो? प्याज खरीदते हो, टमाटर खरीदते हो, इस पे जीएसटी है क्या? लगा दिया तो क्या होगा? परेशानी हो जाएगी किसके लिए? आपके लिए भी और पूरे मार्केट के लिए। तो है ऐसी काफी सारे, वो तो है तो गुड्स ना, पर उस पे जीएसटी अभी भी लगता नहीं है, कहीं कहीं लगता भी है। तो एग्जम्पशन वाला चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि कहां जीएसटी लगता है, कहां जीएसटी नहीं लगता। कहने को तो वो गुड्स है पर उस पे जीएसटी लगना नहीं है। उस पे रेट कर दिया गवर्नमेंट ने कितना? 0%। आइए और देखते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये लास्ट टॉपिक आज करेंगे और इसके बाद हम इलस्ट्रेशंस को कल से लेंगे, कल से न्यूमेरिक स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। अब आपको क्रेडिट का मतलब समझ में आया, वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि मैं बिजनेस हूं, मैंने गुड्स को खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, तो जो चीजें मैंने खरीदी है उस पे जो टैक्स दिया है इट इज नॉट माय कॉस्ट और उसका मुझे मिलेगा क्रेडिट, वो मेरा एसेट है जिसका इस्तेमाल मैं तब करूंगा जब मैं गुड्स को बेचूंगा और मेरे पे क्या आएगी? लायबिलिटी आएगी। ये सीमलेस है। सीमलेस मतलब इसमें आपको दिक्कत आएगी नहीं। पहले दिक्कतें थी, क्या दिक्कतें थी? एक्साइज का क्रेडिट कहां नहीं मिलता था? स्टेट वैट में नहीं मिलता था। एक स्टेट के वैट का क्रेडिट दूसरे स्टेट के वैट में नहीं मिलता था। सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था, वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स में नहीं मिलता था। ये था तो प्रॉब्लम थी। लोग टैक्स तो दे रहे थे, फिर टैक्स पे भी क्या दे रहे थे? टैक्स दे रहे थे। बिजनेस भी दे रहा था और कंज्यूमर भी दे रहा था। तो एक माया जाल था हमारे देश में, किसका? टैक्स का। अब जीएसटी में ये सब चीजें कैसी होगी? सीमलेस। ऐसा दिक्कत ही नहीं आएगा आपको कि मैंने टैक्स पे किया और मैं बिजनेस हूं और मुझे उसका क्या नहीं मिला? क्रेडिट। सिंस जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ये वर्ड बार बार आ रहा है। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। टैक्स का पैसा कौन सी सरकार को मिलेगा? उस सरकार को मिलेगा जिसके डेस्टिनेशन पे गुड्स और सर्विस का क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है। मतलब जिस भी सरकार का सिटीजन, जिस भी स्टेट का नागरिक
पैसा चुका रहा है, टैक्स चुका रहा है, फायदा भी किस सरकार का? उसी सरकार का। रेवेन्यूज ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरी अक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट। जो भी एसजीएसटी लग रहा है उसका जो भी पैसा आ रहा है, मतलब आप एक सेलर हो ना, यू आर अ बिजनेस, आपने अपने कस्टमर को गुड्स बेचे, उससे सीजीएसटी लिया, उससे एसजीएसटी लिया, क्योंकि वो कस्टमर भी आप ही के स्टेट का था। अब आपने जो दो टैक्स लिए, सी का पैसा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एस का पैसा गया आपकी गवर्नमेंट के पास, जिस स्टेट में आपने माल बेचा है। तो बेचा है जिस स्टेट में, ऐसा बोलने से अच्छा है आपने सी और एस इसीलिए लगाया क्योंकि खरीदने वाला भी आप ही के स्टेट का बायर था। तो इसलिए नहीं कि आप महाराष्ट्र में हो और महाराष्ट्र में बेच रहे हो इसलिए गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, बल्कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि खरीदने वाला भी कहां का है? उसी स्टेट का है। जिसकी जेब से पैसा जा रहा है उसकी सरकार को क्या मिलना चाहिए? टैक्स मिलना चाहिए। द इंटरस्टेट सप्लायर in an exporting state is allowed to set off the available credit IGST, CGST and SGST in that order against the IGST payable or interstate supply made by him। मैं अभी चाहूंगा कि फिलहाल इसको थ्योरेटिकल ही रहने दो, इसको समझना है तो न्यूमेरिक प्रॉब्लम के साथ ही समझना पड़ेगा। तो आप खरीदो कहीं से भी, अगर आपने दूसरे स्टेट से खरीदा है तो आपको जो टैक्स का क्रेडिट मिलेगा वो आईजीएसटी का मिलेगा। स्टेट के स्टेट में खरीदा है तो सी का और एस का। आप एक स्टेट से खरीद रहे हो, बेचोगे अपने ही स्टेट में तो लायबिलिटी आएगी सी की और एस की, और दूसरे स्टेट में बेचोगी तो लायबिलिटी आएगी आई की। अब इसके भी रूल्स है कि किसका क्रेडिट कौन सी लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है और कौन से चीज का क्रेडिट कौन सी लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें सेट ऑफ के चैप्टर में जाकर ही पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स पढ़े थोड़ा थोड़ा, फाइनल में जो बच्चे इनकम टैक्स पढ़ के आए थे, इंटरहेड सेट ऑफ होते हैं लॉसेस के, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते, उसके जैसे रूल है वैसे ही यहीं पे भी रूल है, पर ये रूल कंपेरेटिवली काफी आसान है, उतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने इनकम टैक्स में होते हैं। द बायर इन द इंपोर्टिंग स्टेट, अब स्टेट वाइज भी हो गया, एक एक्सपोर्टिंग स्टेट हो गया जो माल बेच रहा है, एक इंपोर्टिंग स्टेट हो गया जो माल खरीद रहा है। द बायर इन द इंपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंटर स्टेट परचेसेस मेड बाय हिम। मतलब अगर हरियाणा का बायर माल खरीदता है गुजरात के सेलर से, तो वो गुजरात के सेलर को माल की कीमत और आईजीएसटी पे करेगा और उसको आईजीएसटी का भी क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा, जो पहले वाले टैक्स सिस्टम में अलाउ नहीं था। Thus, unlike the earlier scenario where the credit chain used to break in case of a interstate sale on account of a non-vatable क्या CST, under GST regime there is a seamless credit flow in case of a interstate supplies too। ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे होता है क्या होता है जब अपन इसके क्या पढ़ेंगे, थोड़े थोड़े न्यूमेरिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। द रेवेन्यू ऑफ इंटरस्टेट सेल डज नॉट अक्रू टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट। पैसा जो है, जो टैक्स आ रहा है, वो उस सरकार को नहीं मिल रहा जहां से माल बिक रहा है, बल्कि उस सरकार को मिल रहा है जहां पे जिस स्टेट का व्यक्ति माल खरीद रहा है। मतलब जिसकी जेब से पैसा निकला टैक्स का, वो पैसा उसी के स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है। एंड ट्रांसफर टू द सेंट्रल द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, यूड पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इसको भी हम न्यूमेरिक के साथ बाद में समझेंगे। इसके बाद वही सारे न्यूमेरिक है। मैं आपको न्यूमेरिक के साथ साथ इसका टैक्स का कैलकुलेशन सिखाऊंगा, इसकी जर्नल एंट्री भी सिखाऊंगा कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, और आपको यह भी बताऊंगा कि इसका पैसा कब कहां किसको मिल रहा है। तो आपका ढेर सारा थॉरोली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता जाएगा? क्लियर। तो जीएसटी पढ़ाने से पहले से मैं क्या पढ़ाते आ रहा हूं? अकाउंट्स। तो आई एम अ पर्सन हु नोज अकाउंट अ वे बेटर। काफी अच्छे से मुझे लगता है कि मैं अकाउंट को समझ सकता हूं, तो मैं बिल्कुल आपको जब भी जीएसटी पढ़ाऊंगा साथ में अकाउंट का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अकाउंट के साथ जब जीएसटी पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे ये भाई अकाउंट कैसे ना नसों नसों में बहता है सीए स्टूडेंट के, क्योंकि यही हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो बस अकाउंट के साथ जीएसटी समझोगे ना तो सब पूरा चित्र और पूरा पिक्चर क्या हो जाएगा? माइंड में क्लियर हो जाएगा।
द सेंट्रल ट्रांसपोर्ट, ये छोड़ दो इसको, द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अंडर जीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई कैन बी बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। तो मैंने शुरुआत यहाँ से की थी कि इसके थ्योरी पे ज्यादा मत जाओ, अब इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन को हम कवर करेंगे कल के लेक्चर में, और फिर कंटिन्यू हम करते चलेंगे। बिल्कुल ICAI की स्टडी मटेरियल से ही पढ़ेंगे हम, बिल्कुल अच्छा होगा, आसानी होगी इसका आंसर एग्जाम में लिखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसको, चैनल को मेरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताइए कि दिनेश सर CA फाइनल का GST ले रहे हैं। इफ यू लाइक इट, ट्राई टू रीच आउट इन योर सर्कल, योर फ्रेंड्स, ताकि आपका भी और सबका भी भला हो, और थोड़ा बहुत मेरा भी। थैंक यू सो मच।